DNA technology or process of biotechnology. We have studied till now 4 or 5 steps. The next step is obtaining the foreign gene product. अभी तक हमने क्या करवा दिया है? We have isolated the DNA. हमने DNA को आइसोलेट कर लिया है. एक मिनट बताएं. हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है और ओके एंड दिस डीएनए which is we have obtained whether it is cloning vector or desired gene, इसको हमने restriction enzyme से कट लगाया. एक समराइज कर रहा हूँ इस प्रोसेस को मैं. फर्स्ट we have isolated DNA. The whatever cell is there, whether it is bacterial cell, fungal cell or plant cell, using different enzymes, 3 types of enzymes are given here, we can isolate the DNA. After isolation of DNA, we cut it with the help of restriction enzyme and fragments are obtained. ठीक. Then we will run these fragments in gel electrophoresis. GE means gel electrophoresis. इसमें रन करवाते हैं and the DNA is obtained in the form of different bands. ठीक. Then we will be extracting these fragments with the help of elution process. और ये अपने आप में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूरी टेक्निक है. कैसे हम देखते हैं? बाय यूजिंग इथिडियम ब्रोमाइड डाई अंडर यूवी इन यूवी चेम्बर यूजिंग द यूवी रेज. तो ब्राइट ऑरेंज कलर के हमको दिखते हैं एंड दीज बैंड्स आर एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूशन. अब ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हमारे पास आए हैं उनको क्लोनिंग वेक्टर के साथ जोड़ना है. अब ये पूरी प्रोसेस जो है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए. आइसोलेशन इज डिफरेंट, सेपरेशन प्रोसेस इज डिफरेंट. आइसोलेशन मतलब सेल से निकालना, सेपरेशन मतलब उन डीएनए बैंड्स को, डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना. जेल में जो बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट्स आपस में मिले हुए हैं उनको उनकी साइज के हिसाब से सेपरेट करना. ठीक, वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम करते हैं. अब दिस प्रोसेस इज टू बी रिपीटेड फॉर क्लोनिंग वेक्टर ऑल्सो. हमने डीएनए फ्रेगमेंट जो डिजायर्ड जीन को अलग करने के लिए हमने ये पूरी प्रोसेस करवाई. इसी प्रोसेस को हमें क्लोनिंग वेक्टर को आइसोलेट करके उसको सेपरेट करने के लिए भी काम करना है. आफ्टर दैट वी हैव ऑब्टेन्ड बोथ द क्लोनिंग वेक्टर एंड डिजायर्ड जीन. वी विल अटैच दिस डिजायर्ड जीन विद क्लोनिंग वेक्टर. ठीक है ना, इसको क्लोनिंग वेक्टर के साथ में अपन जोड़ देंगे. ठीक है. दिस डीएनए नाउ हैज बिकम रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब ये क्या कहलाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा. ठीक. इसको हमें क्या करना है? वी हैव टू इंसर्ट इट इनटू ए सूटेबल बैक्टीरियल सेल. इसको हमें एक बैक्टीरियल सेल में डाल देना है. इसको ये जैसे हमारा क्लोनिंग वेक्टर है, कॉम्पिटेंट होस्ट में डाल दिया. उसके तरीके माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक गन, कैल्शियम ट्रीटमेंट, कैल्शियम हीट चिल ट्रीटमेंट and retroviral vectors are also there using different cells. बैक्टीरियल सेल में डालना है तो हम कैल्शियम ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर इसको हमें एनिमल सेल में डालना है तो माइक्रो इंजेक्शन, और इफ यू वांट टू इंसर्ट द डिजायर्ड जीन क्लोनिंग वेक्टर इनटू ए प्लांट सेल देन वी विल यूज बायोलिस्टिक और जीन गन. ये डाल दिया. दिस सेल नाउ इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेंट सेल. दिस ट्रांसफॉर्मेंट सेल has recombinant DNA. This cell is non-transformant because it has been got under transformation by insertion of this recombinant DNA. इसको सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? We have to plate it in the presence of this culture plate, petri plate which is having antibiotics. So ampicillin tetracycline को यूज करते हुए हमें इसको क्या करना है? आइसोलेट कर लेना है. अब ध्यान ये रखना है कि हमारा डिजायर्ड जीन भी इसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर में रहना चाहिए, और वो हमने टेट्रासाइक्लिन वाली जगह डाला है तो वो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो गया है.
तो ये इस प्रकार की ट्रांसफॉर्मेंट सेल दे विल ग्रो ऑन द एम्पिसिलिन बट नॉट ऑन द टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम में तो ग्रो करेगी, क्योंकि वो एम्पिसिलिन जीन है वो एक्टिवेटेड है और वो एम्पिसिलिन का सामना कर सकती है, बट टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में इसलिए नहीं ग्रो कर पाएगी क्योंकि उसके पास में जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस का जीन है क्लोनिंग वेक्टर का, उसमें हमने जीन इंसर्ट करवा दी, वो इनएक्टिवेटेड हो चुकी है, इसलिए वो टेट्रासाइक्लिन का सामना नहीं कर पाएगी। तो दिस सेल इज नॉन ए ट्रांसफॉर्मेंट विद रिको। दो टाइप की और सेल भी बनती है, एक तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जिसमें किसी प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर गया ही नहीं है, दोज आर नोन एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। और कुछ ऐसी होती है जिनमें क्लोनिंग वेक्टर तो गया है बट उस क्लोनिंग वेक्टर में किसी प्रकार का डिजायर्ड जीन गया ही नहीं है, यानी वो किस प्रकार की है, केवल ट्रांसफॉर्मेंट सेल है बट नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि उस डीएनए में किसी प्रकार का क्लोनिंग वेक्टर में वो डिजायर्ड जीन हमारा इंसर्ट नहीं हुआ है। तो इस टाइप की सेल्स दे विल ग्रो ऑन बोथ ऑफ द एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दोनों पे ग्रो होगी, ठीक है ना, दोनों पे ग्रो ये कर जाएगी, ठीक है। तो हमें ये पहले नंबर वाली सिलेक्ट करनी है जिसमें वो एम्पिसिलिन पे ग्रो कर पर टेट्रासाइक्लिन पर नहीं। आइसोलेट कर लिया इस प्रकार की सेल्स को। अब हमें क्या करना है, हमें अगला स्टेप करना है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अब वो कैसे करते हैं तो देखते हैं। ओके, द अल्टीमेट एम ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज टू प्रोड्यूस डिजायरेबल प्रोटीन। मेन एम हमारा क्या है, यहाँ पे हमें प्रोटीन बनाना है। डिजायर्ड जीन जो आपने आइसोलेट किया है उससे हमें क्या बनाना है, अभी हमें उससे प्रोटीन बनाना है। If a protein encoding foreign gene is expressed in heterologous host, it is called recombinant protein। अब ये heterologous host क्या चीज होगी, नाम आ गया heterologous host। heterogeneous वर्ड सुना था यहाँ पे, बताते हैं ये भी। heterologous host का मतलब ये है कि इसके अंदर जिस जीन को अपन एक्सप्रेस करवा रहे हैं वो उसमें नेचुरली प्रेजेंट नहीं है। The gene which we want to express is not there in this host naturally। जैसे हमने क्लोनिंग वेक्टर डाला और क्लोनिंग वेक्टर में एक तो एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस का जीन है और इक्लिन का रेजिस्टेंस का जीन है। ये एक ई कोलाई में नेचुरली ये प्रोसेस नहीं होती है। अगर इस प्रकार के क्लोनिंग वेक्टर को अपन इस ई कोलाई में डालते हैं और वो जीन एक्सप्रेस होती है तो इस ई कोलाई को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलोगस होस्ट। तो इसकी सही डेफिनेशन ये है, हेटेरोलोगस वेयर द जीन विच इज एक्सप्रेस्ड इज नॉट नेचुरली फाउंड। वो नहीं होती है और बाहर से आई हुई जीन उसमें एक्सप्रेस होती है। तो अब जो डिजायरेबल प्रोटीन हमारा बन रहा है उस डिजायरेबल प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हम बोलेंगे इसको। अब ये काम कैसे करवाएंगे, यानी ये जो सेल्स अपन ने सेपरेट कर ली है कि ये सेल हमारी ट्रांसफॉर्मेंट सेल है जिसमें सभी प्रकार के जो क्लोनिंग वेक्टर है वो हमारा इसके अंदर है और उसके अंदर डिजायर्ड जीन इंसर्ट है। जो ब्लू में दिखा रहा हूँ वो डिजायर्ड जीन है उसकी, यहाँ पे क्या है, ये डिजायर्ड जीन है ब्लू, ठीक है। इसको हमें एक्सप्रेस करवाना है इस ट्रांसफॉर्मेंट सेल को हमें। अब क्योंकि डिजायर्ड जीन हमारा गया तो एक बैक्टीरिया मान लो हमने डाला, हमें इस एक बैक्टीरिया एक डिजायरेबल जीन का रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा तो हमारा ये प्रोटीन बनेगा। हाँ जी, हाँ बेटा स्क्रीन नहीं आ रहा, स्क्रीन नहीं आ रही है। बाकी लोगों को दिख रहा है बेटा? हाँ सर आ रही है। ओके, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है। ओके, तो अब क्या है हमारे यहाँ पे जीन वाला, डिजायर्ड जीन वाला यहाँ पे पोर्शन जो है, ये डिजायर्ड जीन पहले रेप्लिकेशन करेगा, फिर ट्रांसक्रिप्शन करेगा, फिर ये प्रोटीन बनाएगा। हमारा टारगेट क्या है, इस प्रोटीन को बनाना है। तो अगर ये प्रोटीन का बनाना तो इस जीन की बहुत सारी कॉपी होनी चाहिए, डिजायरेबल जीन की। तो इसके लिए बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉपी भी बननी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको
एक ऐसे टैंक में या फिर कोई भी वेसल में ग्रो करवाते हैं जो उनको न्यूट्रिएंट मीडिया प्रयोग करवाते हैं, जिससे ये बैक्टीरिया अपनी संख्या को यहाँ पे बढ़ाए। ये बैक्टीरिया अपनी संख्या को यहाँ पे बढ़ाए। तो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी तो डिजायरेबल जीन का नंबर भी बढ़ेगा और डिजायरेबल जीन से ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस हो पाएगा। तो सेल्स विद फॉरेन जीन्स कैन बी ग्रोन इन लेबोरेटरी, ये काम लैब में करेंगे। एंड कल्चर्स आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डिजायर्ड प्रोटीन एंड प्यूरिफाई इट बाय सेपरेशन टेक्निक्स। ये अब आगे देखेंगे अपन। ये कल्चर किसको बोल रहा है? जो हमने बैक्टीरिया लिए हैं, जो डिजायरेबल जीन वाले ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं, उनको ये क्या बोल रहा है? कल्चर बोल रहा है। कल्चर मतलब उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे जो हमने एक पेट्री प्लेट में ग्रो करवाए हैं। उन पेट्री प्लेट बैक्टीरिया को अपन इस वेसल में डालेंगे, बड़े एक टैंक में डालेंगे जिसको वेसल अपन बोल रहे हैं, और इसमें मीडिया प्रोवाइड करवाएंगे उसको, न्यूट्रिएंट मीडिया इस बैक्टीरिया को। द बैक्टीरिया विल ग्रो इन मोर नंबर्स। तो ये काम करने के लिए दिस कैन बी मल्टीप्लाइड इन ए कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम एज सो। कंटिन्यूस का मतलब है कि इधर से आप एक तरफ से न्यूट्रिएंट मीडिया उसको दोगे, और तो यूज्ड मीडिया है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया ले रहा है उसको एक तरफ से ड्रेन कर लेंगे। एक साइड से अपन क्या करेंगे? मीडिया डालेंगे, दूसरी साइड से जो यूज्ड मीडिया उसको निकाल लेंगे। जैसे अपने राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, तो वो तो मजाक की बात है। यहाँ अपन क्या कर रहे हैं? एक तरफ यूज्ड अपन फ्रेश मीडिया डाल रहे हैं और बैक्टीरियल सेल्स उसको यूज कर रही है, और यूज्ड मीडिया को टाइमली अपन क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा? इट विल मेंटेन द सेल्स मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस ए लार्जर बायोमास। इट यील्ड्स मोर डिजायर्ड प्रोटीन्स। इससे क्या होगा? बैक्टीरियल नंबर विल गो अप, इसका नंबर बढ़ जाएगा, एंड डिजायर्ड प्रोटीन विल ऑल्सो इंक्रीज। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि मेंटेन द सेल्स मोर फिजियोलॉजिकली एक्टिव। एक ग्राफ आता है, आपने पढ़ा है 11th में भी, जो बैक्टीरिया प्लांट सभी के लिए लागू होता है। टाइम के साथ ग्रोथ का, शुरुआत में बैक्टीरिया की ग्रोथ तेजी से नहीं होती है, तो उस फेज को हम बोलते हैं लेग फेज। क्या बोलते हैं? लेग फेज। लेग फेज मतलब लेगिंग, इसकी ग्रोथ ज्यादा नहीं हो रही है। एक आती है लॉग फेज, जिसमें इस बैक्टीरिया का नंबर एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और एक टाइम ऐसा आता है जिसमें ये स्टेशनरी फेज आ जाती है। स्टेशनरी मीन्स बैक्टीरिया जितने बन रहे हैं उतने मर भी रहे हैं। लेग में क्या है? ज्यादा नहीं बन रहे, और लॉग में क्या है? बन ज्यादा रहे, मर कम रहे। द नंबर ऑफ न्यू बैक्टीरिया इज मोर देन दैट बैक्टीरिया विच आर डाइंग, क्योंकि बैक्टीरिया मरते भी हैं उसके अंदर, सब जिंदा नहीं रहते हैं। तो हमें क्या करना है? ये लॉग फेज चाहिए, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो इसलिए इस लॉग फेज में बनाए रखने के लिए वी हैव टू पुट मोर एंड मोर फ्रेश मीडियम टाइमली, एंड दिस यूज्ड मीडिया इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ड्रेन करना उसको, इस लॉग फेज में हमें उसको बनाए रखना है बैक्टीरिया को। ओके, टू ग्रो दिस बैक्टीरियल कल्चर्स we need some vessels in which raw materials are biologically converted into specific products, enzymes, or microbial using microbial plant, animal और human cell। तो इसके लिए जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो एक ये साइंटिस्ट खड़ा है यहाँ पे, ये बायोरिएक्टर्स हैं यहाँ पे। इसमें क्या है? आगे अपन बायोरिएक्टर की स्ट्रक्चर भी देखेंगे। This is the system। ये एक बायोरिएक्टर जिसकी स्ट्रक्चर अपन कल पढ़ेंगे, आज तो टाइम हो गया है। सिंपली एक डायग्राम है, इसमें कल्चर मीडिया डालेंगे अपन एक एंड से, यहाँ पे कल्चर मीडिया डालेंगे, और बैक्टीरियल सेल विल बी ग्रोइंग इन दिस मीडिया। इसको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई देना है, टेम्परेचर मेंटेन करना है, पीएच मेंटेन करना है, और यूज्ड मीडिया को अपन निकालेंगे तो हमारे कल्चर भी साथ में आएगी, उससे हम प्रोडक्ट भी ले लेंगे। अब इस वेसल में वेसल को हम बोलते हैं बायोरिएक्टर, क्योंकि यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन चल रही है, बायोलॉजिकल रिएक्शंस यहाँ पे चल रही है, जिसमें बैक्टीरिया अपनी नंबर को बढ़ा रहा है और साथ में हमारा प्रोडक्ट भी बन रहा है।
तो ये जो बड़ी बड़ी वेसल्स हैं इनको हम बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। दे आर यूज टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्या होगा, बैक्टीरिया जब ग्रो करता है तो अपना नंबर उसका बढ़ता है, तो जितनी जीन्स है वो डिजायर्ड जीन वो भी उसके साथ में नंबर में इंक्रीज हो रही है, और वो साथ में प्रोटीन भी बना रही है, इसी के अंदर मीडिया के अंदर वो प्रोटीन भी बना रही है। एंड ये बायोरिएक्टर्स कितने लीटर कल्चर को कर सकते हैं सॉरी 100 to 1000 लीटर्स ऑफ द कल्चर को ये प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या देना है, उसको ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन देनी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर उस बैक्टीरिया को देना है हमें, कितना टेम्परेचर, जैसे मान लो ह्यूमन सेल अपन ग्रो कर, हालांकि वो बायोरिएक्टर में ग्रो नहीं करती, उसके लिए दूसरा तरीका है। तो 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए, पीएच हमारे चाहिए 7 पीएच चाहिए, तो पीएच भी मेंटेन करना है। इसके अलावा सोल्ट की कंसंट्रेशन डालनी है ऑप्टिमम, विटामिन्स डालने ग्रोथ के लिए, ऑक्सीजन भी उसको देनी है सो दैट दिस सेल ग्रो एंड डू रेस्पिरेशन प्रोसेस ऑल्सो। तो इतने काम हम इस बायोरिएक्टर के साथ में करने हैं ताकि हमें डिजायर्ड जो प्रोडक्ट हमारा मिल जाए। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन इज स्टीयरिंग टाइप, स्टीयर्ड टैंक रिएक्टर। तो इसकी कल पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या क्या सिस्टम इसमें होता है। ओके।